मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार दर्शकों, आपकी बातें हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दर्शकों, युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ बहुत कश्मकश होती है। कश्मकश इस बात की कि परिवार के लोगों की इच्छाओं पर किस तरह से खरा उतरा जाए। कश्मकश इस बात की भी कि अपनी इच्छाओं का दमन किए बिना किस तरह से अपने आप को साबित किया जाए। और युवावस्था की इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हम आज का बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि आपकी बातें में आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है विधि के प्रति रुझान और आज का युवा। विधि के प्रति रुझान और आज का युवा, यानी हम आज कानून की बातें करने वाले हैं। और इस विषय पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक बनकर आए हैं डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे कि हमारा आज का विषय है, बहुत रोचक विषय है कि विधि के प्रति रुझान और आज का युवा। तो युवाओं में कानून की जो पढ़ाई है, इसको लेकर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे युवा हैं 10+2 कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को कानून के क्षेत्र में ला सकते हैं? जी, चूँकि पहले जो लॉ की पढ़ाई होती थी जी, वो ग्रेजुएशन के बाद मानी जाती थी, लेकिन विगत 20 वर्षों से पूर्व एक नई तरीके से हमने लॉ की पढ़ाई को आयाम दिया और अब लॉ की पढ़ाई 10+2 के बाद से भी की जा सकती है। इवन आप 10+2 का एग्ज़ाम, मतलब +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी आप लॉ की पढ़ाई के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। तो +2 के बाद से अभी जो नए वो हैं कोर्सेज हैं, हाँ। वो 5 ईयर के लॉ कोर्सेज होते हैं। 5 ईयर के कोर्सेज, जी, 5 ईयर लॉ कोर्सेज होते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस लॉ ग्रेजुएशन की दोनों की डिग्री हो जाती है। अच्छा। तो जैसे BLLB हो गया, BCom LLB हो गया, BB LLB हो गया, कई यूनिवर्सिटीज तो BSc LLB तक की डिग्रियां दे रही हैं। अरे वाह, जी जी। तो 10+2 के बाद कभी भी आप वो एक अपना एक बना लें कि अपना एक उद्देश्य बना लें, उद्देश्य बना लें कि हाँ मुझे लॉ करना है, तो आप 10+2 के बाद भी लॉ में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद लॉ में जाते हैं, बजाय उसके कि 5 सालों तक आप सिर्फ उसका ही अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। एक तरह से फोकस स्टडी हो जाती है, क्योंकि हमारा 10+2 के बाद ही ये डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल सही। क्योंकि बेसिक जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन हो सकता है हम साइंस से ग्रेजुएशन करें, हम आर्ट्स ग्रेजुएशन करें या कॉमर्स से ग्रेजुएशन करें, उसके बाद विधि की बात होती थी। अभी क्या है कि हम +2 के बाद अगर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर लिया +2 या आर्ट्स से कर लिया, कॉमर्स से कर लिया, तो हम वही डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि जो 5 ईयर के लॉ कोर्सेज है वहाँ पे विधि के साथ साथ सोशल साइंसेस या जिस तरह का कोर्स है, जैसे BBLLB है तो आपको BBLLB के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे कुछ प्लस लॉ। सेम अगर आपका BLLB है तो आर्ट्स के पेपर पढ़ाए जाएंगे प्लस लॉ पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से वो चीजें आपके बाकी सब्जेक्ट्स की रुचि के अनुसार, जैसे अगर आप आर्ट्स में करना चाह रहे हैं उसके साथ लॉ कॉम्बिनेशन में एकदम किया जा सकता है। सर, इसके लिए किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है कि एग्जाम देते हुए बच्चे इस एग्जाम को पास करके फिर लॉ की पढ़ाई कर लें? जी, बेसिकली +2 के बाद से 2-3 तरह के एग्जाम्स होते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने भी एग्जाम्स लेती हैं जी। बहुत बृहद स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्जाम होता है जिसको क्लैट कहते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो अराउंड 23 यूनिवर्सिटीज मिल करके कंडक्ट करती हैं। उनको कहते हैं कंसोर्शियम ऑफ क्लैट। वो
23 यूनिवर्सिटीज मिलती हैं एक 23, जी। साथ, और वो 23 नेशनल यूनिवर्सिटीज जो है भारत की, वो मिल करके एक एग्जाम कराती हैं जिसको क्लैट कहते हैं। क्लैट, जी। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रति बहुत रुझान भी बढ़ा है बच्चों का। पहले जहाँ तक मेरा कार्यकाल अराउंड 11 ईयर्स हो चुका है हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में, और हमने 15,000 के से करीबन कैंडिडेट्स देखे थे कि 15,000 के करीबन ही छात्र, मतलब जो कंपटीशन देने वाले लोग पार्टिसिपेट करते थे। आज के दिन में करीबन 75,000 से अधिक बच्चे उस परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल होने के प्रयास करते हैं। मतलब एक समय से रुझान बढ़ा है बहुत ज़्यादा इस विषय में, बहुत ज़्यादा। जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे सर कि जो बच्चे 10+2 दे रहे हैं एग्ज़ाम या दे चुके हैं, यदि उनका रिजल्ट नहीं भी आया है, प्रतीक्षारत हैं वो, तो भी क्या ये क्लैट और इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। +2 के पूर्व ही जैसे ही उनका +2 में अपीयर होते हैं एग्जाम, और चूंकि उसी बीच में एग्जाम हो जाता है, तो नॉर्मली मई के मंथ में रखा जाता था। इस वर्ष 13 जून को वो एग्जाम है, फॉर्म भी आ चुके हैं, तो 13 जून के एग्जाम, चूंकि रिजल्ट्स बाद में भी आ सकते हैं, तो हो सकता है कि वो नियम है कि वो एग्जाम दे सकते हैं अगर वो +2 की परीक्षा में भाग लिए हैं या भाग लेने वाले हैं, और उस बीच में अगर परीक्षा हो जाती है। एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि जब वो एडमिशन के लिए उस यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, उस समय तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, और उनको जो भी मिनिमम मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड है उतना उनको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो सर ये जो 10+2 के बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ किस तरह से क्लैट की भी तैयारी कर सकते हैं? इसके पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है सर? अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं होता जो बच्चों को अलग से कुछ मेहनत करनी होती है। हाँ, उनको सबसे बड़ी चीज जो जरूरत है वो फोकस स्टडी की है। उनको उस पर फोकस्ड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पेपर्स ऐसे जैसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, लीगल रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश का पेपर होता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर हो सकता है, उसको हम मैथ्स का भी पेपर मान सकते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट मिलकर के सिलेबस बनता है क्लैट का, जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और विद इन 2 आवर्स आपको उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। जी। तो सर जैसे एग्ज़ाम क्लियर किया स्टूडेंट्स ने, तो लगभग कितनी सीट्स होती हैं? जैसे आपने बताया कि 15,000 से स्टार्टअप आपने देखा है, अब 75,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें कितनी सीट्स होती हैं कि एक साल में निर्धारित संख्या में इतने बच्चे यहाँ आ सकते हैं? ये बड़ा ही मतलब कह सकते हैं बहुत कम सीट है जी, और बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, चूँकि हम लोग हमेशा एडमिशन्स में भी रहते हैं, देखते हैं कि बच्चों इतने डिस्परेट होते हैं लॉ करने के लिए और चाहते हैं कि किसी तरह से हम लॉ का कोर्स करें। सीट्स बहुत कम है टोटल लॉ। अगर आईलेट 3 तरह के एग्जाम जो मैंने कहा कि क्लैट का एग्जाम है, आईलेट का एग्जाम होता है, एलसेट का एग्जाम होता है इंडिया में, इन पूरे एग्जाम्स को मिला के टोटल 3000 सीट्स हैं पूरे भारतवर्ष में 10+2 के बाद। जो इन एग्जाम अदर यूनिवर्सिटीज भी कंडक्ट कराती हैं, उनसे और बढ़ सकती हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली क्लैट, आईलेट और एलसेट की बात कर रहा हूँ। वहां पे करीबन 3000 ही बच्चे पूरे भारतवर्ष में चयनित होते हैं इस कोर्स के लिए, जो लॉ का कोर्स कर सकते हैं। हाँ, आपने क्लैट का तो बताया, आईलेट और जो कोर्सेज आप बता रहे हैं, जो एग्जाम्स हैं सर, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ। आईलेट जो एग्जाम होता है वो एक NLU दिल्ली है, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्योंकि दिल्ली जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो क्लैट का पार्ट नहीं है, इसलिए वो अपना सेपरेट एग्जाम करती है, जिसको हम एब्रिविएशन फॉर्म में उसको आईलेट कहते हैं। आईलेट, हाँ। और एलसेट एक एग्जाम होता है जो US बेस्ड एग्जाम्स पैटर्न है, बट उस एग्जाम के रिजल्ट को एक सोनीपत में यूनिवर्सिटी है जो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं, हाँ। वहाँ पे एडमिशन्स के लिए उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर, और ये भी बताया कि 10+2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से एंट्रेंस देके
चयनित हो सकते हैं लॉ के लिए, लॉ की सीट्स जो हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, जैसे पहले भी होता था ये कि लोग पहले ग्रेजुएशन कर लेते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते थे, उसके बाद लॉ LLB करते थे, तो ये पैटर्न अभी भी चल रहा है? यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसका मन है कि नहीं, मतलब तब तक उसका मन दृढ़ हो गया कि मुझे विधि की पढ़ाई करनी है, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो क्या वो फिर LLB कर सकते हैं? या कर सकते हैं, बहुत ही। देखिए, हमने अभी जो चर्चा की वो चर्चा की 10+2 के बाद 5 ईयर लॉ कोर्स की। अब एक दूसरा लॉ कोर्स है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, जिसको त्रिवर्षीय लॉ कोर्स कहते हैं, 3 ईयर लॉ कोर्स कहते हैं। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं, इवन जो मैक्सिमम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी भी त्रिवर्षीय लॉ कोर्स ही करती हैं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद फिर 3 वर्ष का लॉ कोर्स करें। फायदा यही है कि वहाँ हम फोकस्ड हो जाते हैं, 1 साल का हमारा समय बचता है। यहाँ पे हम पहले ग्रेजुएशन करते हैं 3 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का लॉ करते हैं, तो 6 वर्ष लग जाते हैं। हाँ। जी। तो सर ये जो LLB 3 साल वाला आप बता रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन यदि आपने किया तो आर्ट्स में ही हो, कॉमर्स में ही हो, किसी भी सब्जेक्ट में? आपने अगर BSc भी की है, आपने अगर आर्ट्स लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो एक नॉर्मल कोर्स होता है, एक यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉर्मल कोर्स है, जबकि जब हम लॉ करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। और प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण चूंकि उसकी मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कोई बाध्यता नहीं है कि आपने BSc की है या BCom किया है या आर्ट्स BA किया है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर, रिस्ट्रिक्शन की बात चली है तो एक चीज़ और ख्याल में आती है कि हमारे कई परिचित ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड हैं, अलग अलग पेशे में हैं, और एक उम्र होने के बाद उनका चूंकि कभी रुझान रहा होगा विधि के प्रति, तो वो भी लॉ की पढ़ाई करते हैं। तो ये भी संभव है सर? हाँ। कि किसी भी उम्र में लॉ किया जा सकता है? देखिए, पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं है। जी। और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पहले एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतने वर्ष की अगर आपकी वो है तब आप तभी एडमिशन ले सकते हैं। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, क्योंकि विधि के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि भाई हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते पढ़ाई को, किसी भी अवस्था में अगर कोई करना चाहे। और आपको एक उदाहरण बताऊं, मेरे यहाँ ही एक विद्यार्थी जो 61 ईयर्स के थे, रिटायर्ड थे, उन्होंने LLM में प्रवेश लिया। क्या बात और बड़े रुझान से उन्होंने पास किया और आज सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। हमारी बातचीत हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से संदेश का, इसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी बातें में। आपकी बातें में आज हमारा विषय है विधि के प्रति रुझान और आज का युवा, और इस विषय पर हमसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव। दीपक जी, एक बार फिर हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। जैसे कि आपने बताया कि कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जैसे शुरू में होता था ऐसा कि डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, इसी तरह से वकील का बेटा ही, मतलब जिनके घर में इस तरह का माहौल होता था सिर्फ वो ही लोग इस पढ़ाई को करते थे या इस पेशे में आते थे। तो अब समय किस तरह से बदला है सर? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये बड़ा ही कभी कभी बच्चे इस कारण से भी लॉ की पढ़ाई की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं।
रीज़न ये रहता है कि मेरे फादर तो एडवोकेट है नहीं, जी। हम क्लाइंटेज कहाँ से पाएंगे, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बहुत मेहनत है और स्ट्रगलिंग फेस है, क्योंकि माना जाता है लॉ में कि अगर आप लॉ की पढ़ाई करने के बाद लिटिगेशन लेते हैं या वकालत की का कार्य करना चाहते हैं तो आपको कुछ साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और हो सकता है आपको कुछ भी आमदनी ना हो। तो कभी कभी ये रुझान होता है, चूंकि आज के युवा तुरंत इनकम की बात सोचता है क्योंकि मजबूरी है, और वो एक समय और इस परिस्थिति की एक आप ये कह सकते हैं कि उसका एक है कि मतलब वो एक्सपेक्टेशन है, समय के अनुसार एक्सपेक्टेशन है, राइट, हमारी उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो जब एक्सपेक्टेशन है तो अब क्या किया जाए उसमें? ऐसा नहीं है, कहा जाता है लॉ की फील्ड में कि स्काई इज द लिमिट, और बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं मेहनत करने के बाद, मेरे पास खुद बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने थोड़े वर्ष तक मेहनत की, कोर्ट गए, मेहनत करके उन्होंने किया, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें कोई किसी तरह का पीछे से सपोर्ट नहीं मिला, जो कि मतलब किसी सीनियर एडवोकेट का सपोर्ट हो। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की और आगे बढ़ के अपनी खुद की पहचान बना ली। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारे यहाँ इवन लॉ स्कूल में, हमारे लॉ स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके घर में कोई नहीं सपोर्ट था, बट आज वो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इवन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड तक है। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर ये। और जैसे कि हम बोल भी रहे थे कि वकील का बेटा वकील ही बनता है, तो सर एक भ्रांति ये भी है कि जिन्होंने कानून की शिक्षा ली है, लॉ पढ़ रहे हैं, तो वो आगे जाके वकील ही बनेंगे। तो ये किस तरह का मतलब सच्चाई है कि आपने लॉ की पढ़ाई की तो आप सिर्फ वकील ही बन सकते हैं? इसके आयाम किस तरह के सर, कि सिर्फ वकील के अलावा भी और बहुत सारे इसके स्कोप हैं, कितने आयाम हैं? यदि कोई बच्चा लॉ की पढ़ाई करता है तो कितना रास्ता उसके लिए खुला हुआ है? इतने सारे आयाम है कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं गिना सकता। जी, लेकिन हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप जानते नहीं हैं जी, बट डिफरेंट स्कोप्स हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। हम केवल वकील ही नहीं बन सकते। जैसे ही हम लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं तो आज नए तरीके में कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे चांसेस हैं। लॉ फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स में आप एज ए एडवोकेट हो सकते हैं, उनके रिटेनर हो सकते हैं, उनके लॉ फर्म में पार्टनर हो सकते हैं, उनके एसोसिएट हो सकते हैं। फिर आप वकालत तो जो है ही है, साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो सकते हैं, जुडिशियल ऑफिसर की एग्जाम्स दे सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, उनके जब आप एग्जाम्स देते हैं तो लॉ इज एज अ सब्जेक्ट, लॉ एक सब्जेक्ट है जो एक ऑप्शनल के रूप में आप चूज कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ। और उस ऑप्शनल के थ्रू आप वो परीक्षाएं क्लियर कर सकते हैं। इवन आप जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, बैंक्स में लॉ ऑफिसर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको आपका रुझान किधर है और आपका किस तरफ आप जाना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लें ड्यूरिंग द लॉ कोर्स। और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हैं, एक सीरियस तरीके से आप अपने वर्क को मतलब पढ़ाई करते हैं 5 ईयर की, तो मैं ये कह सकता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में कि वो बच्चा अच्छा करेगा और कहीं से भी उसको रोजगार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आपने रोजगार की बात बताई और हम कानून की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपने जैसे बताया कि इसके स्कोप हैं, तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, इनमें भी इसके स्कोप हैं। सर रेलवेज़ में भी लॉ सेक्शन अलग से होता है और दूसरे भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ भी लॉ सेक्शंस होते हैं अलग अलग, कि किसी तरह की कोई इस तरह से क्यूरी आती है या कुछ होता है तो ये जो युवा हैं वहाँ अपनी सेवाएं दे सकते हैं, या परमानेंट इनको जॉब भी मिल सकती है? सर एकदम मिलती है, और हर विभाग जी, एक जैसा कि आपने बताया कि हर विभाग अपना एक विधि विभाग रखता है। विधि विभाग जी, हाँ। और जो विधि विभाग होता है वो कानूनी सलाह देने के लिए होता है। तो हर जगह, चाहे आप पब्लिक सेक्टर हो, जैसे ONGC हो गया, LIC हो गया, या आपका जो NTPC है, सेल है, इन सब जगहों पे लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती हैं और आप अपॉइंट होते हैं और आप एज ए लीगल एडवाइजर आप वर्क करते हैं वहाँ पे, एज ए लॉ ऑफिसर वर्क करते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें यही लगता था कि अगर लॉ किया है वकील बनेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जिरह करेंगे,
इस तरह की चीज़ें ही होती थी। नहीं, अभी तो इतना ज़्यादा आयाम चेंज है कि आप अगर देखेंगे तो लॉ करने के बाद केवल हम वकील ही नहीं जी, आज लॉ भी बहुत डिफरेंट तरीके से इंक्रीज कर गया है। आप केवल वकील बनने का नहीं, आप उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से आप पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर लेंगे तो उसके बाद से आप एकेडमिक फील्ड में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लॉ में, देन हमने डॉक्टरेट की एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे एज ए प्रवक्ता या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी ग्रुप में कार्यरत कर सकते हैं सर। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी जगहों में हम ये कह सकते हैं कि जो युवा लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एकदम ये उनके कैलिबर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, या तो वो प्राइवेटली अगर वकील भी बन रहे हैं तो प्रैक्टिस करके ये काम भी वो कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। तो सर इसमें जैसे ये वाली चीज़ें आपने बताई कि LIC में भी, इसमें भी ये करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाते हैं। यदि कोर्ट में जाता है कोई युवा वकालत करना चाहता है तो वहाँ पे इसके क्या स्कोप होंगे? ये 5 साल का जो कोर्स है वहाँ किस तरह से मदद करता है सर इनकी? देखिए, एक तरह से ये एक कोर्स है जो एक डिग्री देता है हमें। हम जब डिग्री लेते हैं तो डिग्री लेने के बाद डिग्री जब हमको मिल जाती है तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं जी। अब एलिजिबल होने के बाद हम बेसिकली बिना उस डिग्री के हम कोर्ट में अपीयर भी नहीं कर सकते जी। और बेसिकली तो उसके बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बार उस पर्टिकुलर स्टेट के बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब उसके बाद आप अपीयर होते हैं और उसके बाद ही आप फिर उन कार्यों को जो कोर्ट में अपीयरेंस है, आप किसी का मतलब केस लड़ सकते हैं, जो कहते हैं आम भाषा में, वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो सर ये केसेस की बात हम जो कर रहे हैं तो इसमें भी सिविल और इस तरह के केसेस होते हैं, तो उसमें किस तरह से इन्हें मदद मिलती है इन कोर्सेज को करने के बाद? नहीं, हम पढ़ाई तो पूरी कराते हैं कि हमारे यहाँ जैसे हम 5 ईयर से पढ़ाएंगे तो हम सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सब पढ़ाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंक्लाइनेशन किधर है, आपका इंटरेस्ट किधर है, आप किधर आपका रुझान किधर है। आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके भी आगे अदर सर्विसेज को चुनेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा, बट आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी लॉ कोर्स करने के बाद से। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम विधि की पढ़ाई को देखें तो हम छत्तीसगढ़ को कहाँ पाते हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को हम कहाँ पाते हैं? जैसा कि मेरा अपना मानना है कि मैंने जैसे कि बताया कि मैं 11 साल में जो मैंने देखा है लॉ के प्रति रुझान बच्चों का, छत्तीसगढ़ के बच्चों का लॉ के प्रति रुझान बहुत बड़ा है और इतना ज़्यादा है कि वो हम लोग यहाँ जब एडमिशन्स होते हैं तो इवन फादर मदर बहुत डेस्परेट होते हैं कि उनको किसी तरह से एडमिशन दिया जाए। रुझान बढ़ने के रीजंस भी हैं क्योंकि आयाम बहुत है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इसी छोटे से प्रदेश के अंतर्गत एक इतनी अच्छी सोच रखता है कि 2000 में राज्य बना और 2003 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जब से आया तब से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बहुत डिफरेंट तरीके के कोर्सेज करा करके और एक डिफरेंट वे में लॉ की पढ़ाई को ले गया है। तो एक तो ये प्लस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी लॉ कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी हो, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो, विलासपुर यूनिवर्सिटी हो, उन सब जगहों पे लॉ कोर्सेज हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज है, वहाँ पे लॉ कोर्सेज हैं, वहाँ से भी बच्चे पढ़ते हैं और निकलते हैं। और एक अच्छा ही पहल था जो बस मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ कि पूर्व में उन बच्चों को जो यहाँ से पास होते थे, जो यहाँ से डिग्री लेते थे, उन बच्चों को सेक्रेटरिएट में इंटर्नशिप दी जाती थी। क्या बात है। और जो कि यहीं पे वो यूज किए जाते थे, तो उससे ये होता था कि जो गैप क्रिएट होता था लॉ और प्लस बच्चों को एक एक्सपीरियंस लेना, वो वहीं पे तुरंत उनको मिल जाता था। तो राज्य सरकार की पहल से यहाँ पे शासन में हम बच्चों को अपने भेजते हैं, करीबन 20 बच्चे
प्रतिवर्ष हम भेजते हैं शासन में, जो शासन को सहयोग करते हैं उनके लीगल केसेस के लिए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये भी जान के बहुत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ में इसके बड़े अच्छे आयाम हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। आपने हमारा मार्गदर्शन किया आज के इस विषय के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव, आज विधि के विषय में हम बात कर रहे थे। आपकी बातें में आपने हमारा मार्गदर्शन किया, सहयोग किया और बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए। ऐसी भी बातें बताई जिससे हमें विधि के क्षेत्र में नए आयामों के विषय में पता चला। आपकी बातें में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें।